इकोनॉमिक्स का जो पहली यूनिट है उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि वह वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इनमें से आपने जो है चूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देती, तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो इसमें उपभोक्ता वस्तुएं, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तीनों ऑप्शन देखेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, और क्योंकि संतुष्ट करती है किसकी? मानवीय आवश्यकताओं, तो कौन सी करती है? उपभोक्ता वस्तुएं। बिल्कुल इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है पूंजीगत वस्तुएं। वह वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं? जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है इसका। और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये शायद जिनका कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल ना, ये नहीं होगा इसका। तो इसमें होगा जिसमें मूल्यह्रास की हानि शामिल है। बिल्कुल ये भी इसका होगा। तो इसमें ए और सी, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ए और सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कि परिवारों द्वारा अपने रसोई में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर उदाहरण है, यानी कि मतलब वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तुओं का है, मध्यवर्ती वस्तुओं का, उपभोग वस्तुओं का, या इनमें से कोई। तो क्योंकि हम रसोई घर में प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उपभोग वस्तु का होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। इसमें यह है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, तो इसका देखेंगे आप, पूंजीगत हानि, पूंजीगत लाभ, पूंजी निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती तो पूंजी निर्माण होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। इसके बाद है शुद्ध निवेश बराबर होता है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके कि सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, और सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, सकल निवेश गुणे मूल्यह्रास, और सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास। तो शुद्ध निवेश जब, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, जब हम किसी चीज़ को नेट उसमें निकालते हैं, उसको शुद्ध रूप से उसकी गणना करते हैं, तो उसमें से क्या करेंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन, यानी सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका शुद्ध निवेश आ जाएगा। उसके बाद है शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण कौन से? तो इसको देखेंगे आप कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती है। तो पूंजी का निर्माण अगर कर रहे हैं आप तो उत्पादन में वृद्धि, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? सामान्य टूट फूट है, बाढ़ के कारण हानि है, बाजार में आई गिरावट के कारण हानि है। तो कौन सा होगा इसमें? जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आकस्मिक हानि होती है या फिर जो है सामान्य टूट फूट होती है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सामान्य टूट फूट लिखा हुआ है इसमें, तो सामान्य टूट फूट इसका सही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार से आप इनको नोट भी करते जाएंगे। और अब आगे देखते हैं कि निम्न में से प्रत्याशित प्रचलन का कौन सा कारण है? निम्न में से प्रत्याशित प्रचलन का कौन सा कारण है? तो देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें मांग में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, तकनीकी में परिवर्तन, इनमें से कोई। निम्न में से अप्रत्याशित प्रचलन, अप्रत्याशित है ना, तो कौन सा होगा इसमें बताइए आप, लगाइए ज़रा दिमाग। तो इसमें जो है अप्रत्याशित कौन सी चीज़ें होती हैं? प्राकृतिक चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? ये भी वही है, निम्न में से प्रत्याशित प्रचलन का कारण कौन सा? अब इनमें से भी छाटेंगे आप। तो इसमें से ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए।
क्योंकि ये ऊपर दे रखा तो इसमें ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो गलत क्वेश्चन आ गया ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है, तो इसका जो है होगा माल सूची स्टॉक के लिए, विज्ञापन के लिए, पुनः स्थापन निवेश के लिए या निवेश तो पुनर्स्थापन निवेश के लिए, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा सी। उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में समय काल होता है, अगत्यात्मक चर है, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए और बी, यानी कि समय काल और अगत्यात्मक चर है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्योंकि ये चलता नहीं है, मतलब इसमें प्रवाह नहीं होता है, तो इसलिए अगत्यात्मक मतलब गति नहीं होती इसमें, और ये समय काल जरूर होता है इसमें। तो ए और सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसके बाद कुछ यहाँ पे रिक्त स्थान वाले हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में लिखा हो कि वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की। तो इनमें से छांटना है, तो अंतिम वस्तुएं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? अंतिम आएगा, ठीक है, अंतिम वस्तुएं। यहाँ पर जो है आप लिखेंगे तो ये अंतिम वाला लिखेंगे इसमें, क्योंकि अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं, मतलब उनको आप दोबारा से आप परिवर्तित नहीं कर सकते किसी चीज़ में, वो अंतिम वस्तु आएगा। तो वहाँ पे अंतिम वस्तु में आएगा। उसके बाद दूसरा है आपका, राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में केवल मध्यवर्ती या अंतिम वस्तुओं को लेना चाहिए। तो किसको लेना चाहिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आपने रिलेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी अंतिम ही आएगा। अंतिम वस्तुओं को लेना पड़ता है, जो फाइनल गुड्स होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसमें भी अंतिम आएगा, ठीक है, मध्यवर्ती नहीं आएगा बल्कि अंतिम आएगा। इसके बाद तीसरा है इसमें कि एक वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु के रूप में वर्गीकृत करते समय केवल इनके किसको को ध्यान में रखा जाता, अंतिम उपभोग को ध्यान में रखा जाता, आरंभिक नहीं बल्कि कौन सा आएगा? अंतिम उपभोग को ध्यान में रखा जाता है। उसी प्रकार चौथा है इसमें, वह वर्ष जिसके दौरान वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन का अनुपालन घरेलू अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है। तो यहाँ कौन सा आएगा इसमें? सीधी सी बात, कैलेंडर वर्ष नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? लेखा वर्ष आएगा, लेखांकन वर्ष आएगा, ठीक है ना। जैसे भारत का लेखा वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से और कहाँ तक है? 31 मार्च तक, तो वो वाला वर्ष इसमें आएगा, ठीक है। तो लेखांकन वर्ष आएगा यहाँ पे, प्रारंभिक वर्ष नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? लेखांकन वर्ष, क्योंकि लेखांकन और कैलेंडर वर्ष लिखा हुआ ना, तो कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि क्या आएगा? लेखांकन वर्ष आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि एकल उपयोग उपभोग वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य अधिक होता है या कम होता है? यानी कि क्वेश्चन को समझिए पहले, एकल उपयोग उपभोग वस्तु की तुलना में टिकाऊ वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य क्या होता है? जो टिकाऊ वस्तुएं निश्चित रूप से उनका मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है ना। जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ों का उनका मूल्य कम होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अधिक आएगा। तो टिकाऊ वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? अधिक होता है सामान्य वस्तुओं की अपेक्षा। फिर अगला, बिजली का सामान अर्ध टिकाऊ वस्तु है या टिकाऊ वस्तु? इसको आप जो है बता सकते। बिजली का सामान अर्ध टिकाऊ है, कुछ समय तक रहता है वो, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो है काफ़ी लंबा नहीं चलता है, फिर ख़राब हो जाता है, उसको फिर से रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? अर्ध टिकाऊ आएगा। सातवां है कि गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुओं को दोहरे उपभोग, एकल उपभोग वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या गैर टिकाऊ वस्तुओं किसमें? एकल उपभोग, मतलब जो एक बार प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, इसका क्या आएगा? एकल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? एकल उपभोग वस्तुएं, मतलब जो एक बार यूज़ की फिर उसका प्रयोग दोबारा नहीं किया, तो उसको गैर टिकाऊ वस्तु हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। कौन सी वस्तुएं बताइए? उपभोग आए या पूंजीगत वस्तुएं आएगी? मतलब वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था का उच्च स्तर पर कल्याण होता है, तो कौन सी वस्तुएं? उपभोग वस्तुएं निश्चित रूप से।
उपभोग वस्तुओं से जो क्या होता है, आर्थिक कल्याण होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उपभोग वस्तुएं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप एग्जामिनेशन में भी इस तरह से आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे और ऐसे ऑप्शनल वाले भी आएंगे। तो जैसे कि इस बार सुनने में आ रहा है कि बोर्ड ने जो है थोड़ा सा जो MCQ के क्वेश्चन हैं उनको भी बढ़ा दिए हैं, तो आप जो है इनको बराबर तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।